गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं साधना। आप सभी का आर्य आईएएस में स्वागत करती हूं। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले हम पाषाण काल स्टोन एज को पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास शुरू करें। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो क्या है? समय है कब से कब तक माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता थी? 2300 से 1750 बीसी तक। ठीक है, कब तक? 2300 से 1750 बीसी तक। ये इसका समय है सिंधु घाटी सभ्यता का। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, आपको याद होगा आपने पाषाण काल पढ़ा था जिसमें नौ पाषाण काल आया था, है ना? और नौ पाषाण काल से जब सिंधु घाटी सभ्यता की ओर जाएंगे तो कोई भी चीज क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेज में होती है। ठीक है, तो शुरुआत नौ पाषाण काल में आपने देखा था कि कृषि की हो गई थी, है ना? खेती करने लगे थे, तो उसी का विकसित रूप आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखने वाले हैं। तो ये समय हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का। और सिंधु नदी के किनारे सिंधु की जो सिंधु नदी है उसकी घाटी में जो सभ्यता पनपी, है ना, उसे ही कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, ये नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। ठीक है, इन्होंने उत्खनन किया होगा। ठीक, फिर उन्होंने बताया इस वजह से इसका नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता किसने नाम रखा या बताया? उत्खनन किया होगा, खुदाई की होगी। उत्खनन ना समझ में आए तो खुदाई की होगी। ठीक है, किस क्षेत्र की? सिंधु नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, सिंधु नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनकी खुदाई की गई होगी। उससे जो साक्ष्य मिले उनके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता बताया गया। सिंधु घाटी सभ्यता क्या भारत की तो इकलौती ही है ना? इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों में है। ठीक है, विश्व में क्या एक ही सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता ही? नहीं, विश्व में और भी सभ्यताएं हैं, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना? लेकिन हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम इसको जानते हैं। यदि हम नाम की चर्चा करें कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम है सिर्फ एक ही है, इसी नाम से जाना जाता है? नहीं, इसे अन्य कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, कौन से नाम है वो? जैसे एक नाम तो आपने सबसे पहले ही जान लिया, अन्य नाम लिख लेते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता के ही अन्य नाम कौन से हैं? एक तो यही है सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ मैंने सी नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए। 2300 से 1750 बीसी का जो समय है वो सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। ठीक है, एक नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा नाम क्या है? किस नाम से जाना जाता है? जो सबसे ज्यादा प्रामाणिक है वो क्या है? हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। ये सबसे प्रामाणिक नाम है, उपयुक्त नाम है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल पर ही खुदाई की गई थी, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है, तो आप इसके आगे लिख सकते हैं उपयुक्त नाम या फिर प्रामाणिक नाम। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसके क्या नाम है? क्वेश्चन इसके नाम से भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये सभ्यता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होगा? रिवर वैली सभ्यता भी इसे कहते हैं। रिवर मीन्स क्या? नदी। तो नदी के किनारे ही सभ्यता क्या हुई? विकसित हुई है। आप क्या जानते हैं कि कोई भी सभ्यता कहाँ विकसित होती है? पानी के आसपास ही विकसित होती है। तो रिवर वैली सभ्यता, यहाँ पर कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ठीक है, जैसे मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे विकसित हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहां पर दजला फरात,
नदियां हैं उनसे विकसित हुई, उनके आसपास विकसित हुई, है ना। तो ये हमेशा याद रखना है, जल ही जीवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर जल होगा, जहां पर पानी होगा, सभ्यता, वहीं पर लोग रहेंगे। ठीक है, लोग रहेंगे तो ही धीरे धीरे चीजें क्या होंगी, विकसित होंगी, धीरे धीरे सभ्यताएं विकसित होंगी। तो इसका एक अन्य नाम क्या है, रिवर वैली सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम और है क्या, ताम्र पाषाणिक सभ्यता। ताम्र पाषाणिक सभ्यता। पाषाणिक पत्थर, ताम्र तांबा, मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का प्रयोग होने लगा था। तो अगर पूछा जाए कि कौन सी धातु प्रयोग हो रही थी सबसे पहले, तो तांबा। कौन सी, तांबा। मैंने आपको अभी बताया ट्रांजिशन स्टेज में होते हैं, नवपाषाण काल में क्या शुरू हो गया था, कृषि शुरू हो गई थी, तो कुछ ना कुछ औजार हो गए थे, है ना, पत्थर थे, उनसे खेती की जाती थी, कृषि की जाती थी, कई तरह के टूल्स आपने पढ़े हैं। यहाँ पर क्या जुड़ गया, धातु जुड़ गई एक, ताम्र, तांबा। ठीक है, तो पत्थर और धातु, इनका, इनकी सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में एक एक करके आपने देखे होंगे, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम जानेंगे इसकी नगर निर्माण की योजना क्या थी, कैसा था इसका नगर निर्माण, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर निर्माण कैसा था, टाउनशिप कैसी थी। हमने इसके कई नाम जान लिए हैं, अब हम जानते हैं इसकी टाउनशिप के बारे में। नगर निर्माण कैसा था, नगर निर्माण कैसा था। अगर नगर निर्माण की बात करें तो जो नगर था, अगर इसे, इस सर्कल को क्या मान ले, नगर मान ले, नहीं मानना है मत मानिए। नगर निर्माण के क्रम में आप जानेंगे कि एक भाग था पूर्वी भाग नगर का ही, और एक भाग था पश्चिमी भाग। ये क्या है, पूर्वी भाग है नगर का। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है, नगर है, वो इस तरह से कुछ बना हुआ था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, है ना, आप इस तरह से समझ सकते हैं। पश्चिमी भाग, जो पश्चिमी भाग है, इस भाग में कौन से लोग रहते थे, जो सम्मानित थे, है ना, सम्माननीय लोग यहाँ पर रहते थे, या सम्भ्रांत परिवार के लोग यहाँ पर रहते थे, या प्रशासनिक लोग रहते थे, है ना, ये सभी लोग रहते थे, सम्भ्रांत परिवार के या प्रशासनिक लोग रहते थे। किस भाग में, पश्चिमी भाग में। लेकिन वहीं अगर पूर्वी भाग की बात करें, नगर के दो भाग हैं, एक पूर्वी भाग है, एक पश्चिमी भाग है। पश्चिमी भाग में कौन से लोग रह रहे हैं, सम्भ्रांत परिवार के लोग रहते हैं। पूर्वी भाग में कौन से लोग रह रहे हैं, सामान्य लोग रह रहे हैं। ठीक है, जो सामान्य जन है वो लोग कहाँ रहते हैं, पूर्वी भाग में रहते हैं। इस नगर के चारों ओर, इस नगर के चारों ओर क्या है, दीवार है, क्या है, दीवार है। और ये दीवार क्या है, किला। जो दीवार उठी हुई है ब्लैक कलर से, आप देख रहे हैं सर्कल किया हुआ मैंने, ये क्या है, एक किला, किले की जैसे दीवार उठी हुई है। ठीक है, ये तो पूरा ही मिट गया। फिर से चला गया, कोई बात नहीं, हम छोटा बना लेते हैं। कुछ इस तरह से बना लेते हैं आप, ठीक है। हाँ, ये क्या है, चारों तरफ से घेरा हुआ है, नगर को चारों तरफ से दीवार उठाकर घेरा हुआ है। और ये क्या है, मुख्य द्वार है। ये क्या है, मुख्य द्वार। मुख्य द्वार पर आप द्वारपाल देखते हैं ना, जहां से एंट्री एग्जिट होता है, आने और जाने वालों का ब्यौरा लिखा जाता है, वैसे ही कुछ व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना। आपने आज के समय में ये सोसाइटीज में बहुत देखा होगा,
ठीक है, याद रखने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए एग्जाम टाइम में। तो ये मुख्य द्वार है और नगर को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये जो घेराव है ये क्या है? किला है। इसे क्या बोलते थे? किला। ठीक है, तो आपने देखा जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है, जो नगर निर्माण है वो कैसा है? दो भागों में विभक्त है। नगर निर्माण दो भागों में विभक्त है। एक भाग है पूर्वी भाग है, दूसरा भाग पश्चिमी भाग है। पश्चिमी भाग में प्रशासनिक कार्य करने वाले लोग रहते थे, ठीक है, और जो पूर्वी भाग है वो वहां पर सामान्य लोग रहा करते थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो नगर निर्माण आप देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, यहाँ पर नोट करते चले आप लोग। क्या नोट करना है आपको? जैसे कुछ स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में आगे आप पढ़ेंगे, उनको मैं यहाँ पर नोट करवा देती हूँ। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि धौलावीरा। धौलावीरा याद आपने न्यूज तो सुनी ही होगी, गुजरात के कक्ष में है ना। यहाँ पर जो नगर है वो 3 भागों में विभक्त है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग है, लेकिन धौलावीरा में जो नगर है वो 3 भागों में विभक्त है, 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो अलग से आपको याद रखनी होंगी क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। 3 भागों में विभक्त है, ठीक है। जैसे जिसे हम आपको बता रहे हैं ये किला है, या आप कह सकते हो दुर्गीकृत है ना, दुर्ग की तरह जो दीवारें उठा दी जाती हैं, या फिर किलाबंदी की गई है, ऐसे कुछ भी आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं। मोटे तौर पर समझने के लिए क्या है? दीवार उठाई गई है, ठीक है, चारों तरफ से घेराव किया गया सुरक्षा के उद्देश्य से। ऐसे ही एक स्थल और है, कौन? चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो। इस नगर में, चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक नगर है चन्हुदड़ो। यहाँ पर कोई किलाबंदी नहीं की गई है, कोई किलाबंदी नहीं की गई है। इससे क्या समझ में आया कि जैसे आपने देखा ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, नगर निर्माण जो हुआ है इसके चारों तरफ एक किला है, एक किलाबंदी है ना, दीवार उठा के उसे घेराव किया गया है, ठीक है, नगर को सुरक्षा के उद्देश्य से घेरा गया है। तो इस तरह से ये जो घेराव है ये चन्हुदड़ो नगर में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, ये तो हुआ नगर निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता का। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर तो आपने देख लिया, वहां की सड़कें कैसी हैं? सड़क कैसी है वहां की? सड़क है जालनुमा। कैसी है? जालनुमा, है ना, जालनुमा आकृति दिखेगी आपको, या फिर आप कह सकते हैं शतरंज नुमा सड़क है, सड़क की आकृति है कैसी? शतरंज नुमा। आकृति है। सड़क, ये सड़क है, क्या है ये? सड़क है। जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें हैं वो 90 डिग्री के कोण पर बनी हुई है। कैसे? ये कोण बनता है ना 90 डिग्री का, है ना, तो सारी सड़कें इसी तरह से बनी हुई हैं। तो अगर एक जाल के तौर पर देखें, ये सपोज करिए नगर की सड़कें हैं, तो ये सड़क इस तरह से 90 डिग्री पर, ये इस तरह से, आप देख सकते हैं सारी सड़कें कैसी हो जाएंगी। सभी सड़कें इस पैटर्न पर आप देखेंगे कितने पे कटी हुई हैं? 90 डिग्री, है ना। तो इस तरह से कैसा दिख रहा है? शतरंज नुमा दिख रहा है। तो सड़कें 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें हैं वो 90 डिग्री के कोण पर स्थित है, ठीक है। और सारा शहर, शहर नहीं
सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो छोटे छोटे खंडों में विभक्त है। कैसे? छोटे छोटे खंडों में क्या है? विभक्त है या बटा हुआ है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हुआ करते थे वो कैसे होते थे? घर, आवास, आवास कैसे हैं? आवास तो एक मंजिला भी है। आप आज के समय में देखते हैं ना, 1 फ्लोर, बेसमेंट, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे। तो उस समय भी इस तरह से आवास या मकान, घर हुआ करते थे। 1 मंजिला, 2 मंजिला, कुछ कुछ इस तरह से आप कह सकते हो। तो 1 मंजिल से अधिक है अगर, है ना, तो क्या होगा? वो बहुमंजिला भी हो सकता है। कह सकते हैं ना उसको बहुमंजिला। तो आप लिख सकते हो कि आवास कैसे थे? बहुमंजिला थे। बहुमंजिला थे। याद रखना ज्यादा जरूरी है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। जो घर हुआ करते थे, है ना, एक एक चीज हम समझ रहे हैं। सभ्यता समझनी है तो हमें एक एक चीज को समझना पड़ेगा कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता में चीजें थी, है ना। घर में जो कि आवास है, आपने जाना कैसे हुआ करते थे? बहुमंजिला हुआ करते थे। आवास के अंतर्गत ही एक स्पेसिफिक आवास आएगा। जैसे आप कह सकते हो प्रत्येक आवास, है ना, प्रत्येक आवास या घर में, प्रत्येक घर में क्या था? प्रत्येक घर में, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही प्रत्येक घर में रसोई है, आंगन है, स्नानागार है, नहाने का स्थान, है ना, स्नानागार, और शौचालय, यहाँ तक कि शौचालय भी है। सोचिए सिंधु घाटी सभ्यता कितनी विकसित सभ्यता थी। ये सब प्रत्येक घर में मौजूद है, उपस्थित है। अब घर की बात करें तो घर के दरवाजे किस ओर खुलते थे? ये भी एक प्रश्न है जो बहुत पूछा जाता है। आवास के, घर के जो दरवाजे थे वो किस ओर खुलते थे? अंदर की ओर खुलते थे। अंदर की ओर दरवाजे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो आवास थे उनके दरवाजे हमेशा अंदर की ओर खुलते थे, है ना। लेकिन यहीं पर आप नोट कर लेंगे। क्या नोट करना है? नोट ये करना है कि एक स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही आएगा। उस स्थल का नाम है लोथल, जो कि गुजरात में है। ठीक है। यहाँ पर जो दरवाजे थे, घरों के जो दरवाजे थे, आवास के जो दरवाजे थे, वो बाहर की ओर खुलते थे या सड़क की तरफ खुलते थे। बाहर की ओर खुलते थे। ठीक है। ये तो हुई घर की बात। हमने सड़क जान ली। सड़क जो है 90 डिग्री के कोण पर काटती है, जिससे कैसा प्रतीत होता है कि जालनुमा है। एक ग्रिड पैटर्न देखने को मिलता है, शतरंज नुमा सड़क देखने को मिलती है ना। साथ ही हमने घर भी जान लिया। अगर हम बात करें नालियों की, किसकी? नालियों की। अभी घर है, रसोई है, सब कुछ है, तो नालियों की भी बात करनी होगी। नालियों की, कि नालियों की व्यवस्था कैसी थी। अगर नालियों की व्यवस्था देखेंगे तो नालियों की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। कैसी थी? नालियों की व्यवस्था की जो व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में वो बहुत अच्छी थी। कैसी? बहुत अच्छी थी। अच्छी से क्या तात्पर्य है? जल निकास अच्छा था। बहुत अच्छी से क्या तात्पर्य है? जल निकास व्यवस्था
पानी के निकलने की जो व्यवस्था हुआ करती थी वो बहुत अच्छी थी, कि व्यवस्था उत्तम थी। कि कैसी थी? उत्तम थी, बहुत अच्छी थी, है ना। नालियों के निर्माण में, नालियां जो बनी होती थी वो उसमें उसके निर्माण में किसका प्रयोग करते थे? ईंट का। कौन सी? पक्की ईंट। पक्की ईंट, चूना, जिप्सम, इन सब का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही हुआ करता था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना विकसित था ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था है पूरी नगर निर्माण की, वो कितनी विकसित व्यवस्था होती। तो आप लिख सकते हैं नालियों का जो निर्माण है वो पक्की ईंट, चूना और जिप्सम, इनसे किया जाता था, है ना। और ध्यान देने वाली बात है, जो नालियां थी, नालियां मतलब गंदा जल, है ना। तो गंदा जल है, जहाँ जल की बात करेंगे तो जो जहाँ कहीं भी आवास निर्माण होता है या नगर निर्माण होता है वहां पे दो तरह का जल होगा। एक तो गंदा जल, जैसे आप नालियों के अंतर्गत, जिसे आप नालियों के अंतर्गत क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, है ना। एक होता है पेयजल, उसकी भी तो सुविधा होनी चाहिए ना। जो पेयजल स्रोत है वो क्या होंगे, उनके लिए भी तो पानी बाहर से आ रहा होगा कहीं से, है ना। तो नगरों में जो पेयजल स्रोत, तो स्रोत की जो नालियां थी उन्हें नालियों से अलग बनाया जाता था। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना। जो पेयजल स्रोत थे नालियों से दूर रखे जाते थे। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर आप, पेयजल पीने वाला जो पानी है, पेयजल स्रोतों को नालियों से दूर रखा जाता था। जिससे क्या पता चलता है? जिससे बहुत ही साफ सफाई और स्वच्छता की जानकारी मिलती है, जिस पर सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले जो लोग थे इस पर बहुत बल देते थे, तभी ऐसा कर सकते हैं, है ना। दूर रखा जाता था। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जो पेयजल के स्रोत थे उनको नालियों से दूर रखा जाता था। तो इस तरह से आपने नगर निर्माण के क्रम में नगर दो भागों में वर्गीकृत था ये जान लिया। नगर की जो सड़क थी वो 90 डिग्री कोण पर काटती हैं, जिससे पूरा जो नगर है वो छोटे छोटे खंडों में आपको विभक्त या बटा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, और ऐसा जो 90 डिग्री के कोण पर बटे हुए हैं उससे कैसा महसूस हो रहा है कि ग्रिड जैसी संरचना है ना। फिर आपने जल निकास के बारे में जान लिया कि जल निकास की बहुत अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी। फिर आपने नालियों के बारे में भी जान लिया, और ये भी साथ में जान लिया कि जो पेयजल स्रोत होते थे उनसे नालियों को दूर रखा जाता था। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं, क्या देखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था, सोशल लाइफ था, कैसी थी उनकी सोशल लाइफ? सामाजिक जीवन, है ना। सामाजिक जीवन कैसा था? सामाजिक जीवन को हम जब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, तो हम पाएंगे, क्या पाएंगे? ये कि उस समय का जो समाज था मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज था। प्रेजेंटली कौन सा समाज है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, है ना, कि इस समय वर्तमान समय में कौन सा समाज है। चलिए मैं ही बता देती हूँ, पितृसत्तात्मक। कौन सा? पितृसत्तात्मक। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय का जो समाज था वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था। हम ये किस आधार पर कह रहे हैं कि मात्र सत्तात्मक समाज था? इस आधार पर कह रहे हैं, ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई है, उत्खनन हुआ है, उसके कई स्थलों के बारे में जाना गया है, वहां से प्राप्त जो भी
सामग्री या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उन पर रिसर्च हुई है, उसके बाद ही तथ्य रखे गए हैं। ठीक है, तो मात्र सत्तात्मक जब सामाजिक जीवन बताया जा रहा है कि मात्र सत्तात्मक था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो उसका आधार है कि मात्र देवी की मूर्तियां मिली हैं। इसकी मात्र देवी की, और सर्वाधिक प्राप्त हुई हैं, एक दो नहीं कई प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पे बताया गया है कि जो सामाजिक जीवन था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, वो कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, और उस समय का जो समाज था वो बहुत ही शांति प्रिय समाज हुआ करता था। किस समय, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि सिंधु समाज, सिंधु जो समाज है वो कितने भागों में बटा हुआ था। ये तो हमने जान लिया कि सत्ता किसकी थी, मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, है ना। सिंधु समाज को 4 भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। कौन से 4 भाग हैं, समाज में कुछ ना कुछ वर्ग होंगे या भाग आप कह सकते हैं, तो उनमें से कौन से 4 भाग हैं। एक वर्ग तो होगा विद्वान, एक भाग है विद्वान, विद्वान वर्ग कर लीजिए आप, सही रहेगा, है ना। दूसरा है योद्धा, समाज में योद्धा भी थे, तो एक वर्ग योद्धा का हो गया। तीसरा व्यापारी, व्यापारी वर्ग, व्यापार भी होता था। कहानी थोड़ी से बैक से कनेक्ट करके अगर आप याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। याद होना चाहिए आपको, नवपाषाण काल में ही खेती होने लगी थी, है ना। खेती होने लगी थी तो अन्न ठीक ठाक उत्पादन हो जाता था, तो हम क्या करते थे, उस अधिशेष मतलब अतिरिक्त अनाज को रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती थी, कुछ रखने के लिए चाहिए बर्तन। तो हम वहां से कहानी को कनेक्ट करते हैं कि रखने के लिए कुछ ना कुछ बर्तन चाहिए, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, मिट्टी के बर्तन बने हुए होते थे। याद आ गया, चलिए। और जब अधिशेष या अतिरिक्त अनाज होता है तो उसका क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो एक सिंधु समाज नवपाषाण के काल के बाद का विकसित रूप है, तो वो क्या होगा, व्यापार होने लगा तो व्यापारी वर्ग भी होगा। ठीक है, साथ ही अगला समाज में कौन सा वर्ग होगा, कामदार वर्ग। कामदार लोग कौन से, किसान या फिर शिल्पी, और लोग भी जो कार्य करते हैं। इस तरह के जो लोग होंगे वो कौन से होंगे, कामदार वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंधु समाज को आप देख सकते हैं कि इन 4 भागों में बटा हुआ था। तो आप इस आधार पर कह सकते हो जो सिंधु समाज है वो कैसा है, बहुलवादी है ना, बहुसांस्कृतिक है। ऐसा है क्या, है, बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन करते थे। जहां कहीं भी लोग रहेंगे वहां पर मनोरंजन भी होना चाहिए, है ना। ये जीवन की मूलभूत घटनाएं हैं। मनोरंजन नहीं है तो भी जीवन क्या होगा, बहुत ही नीरस हो जाएगा। तो कुछ बातों को याद रखने के लिए हमेशा अपने जीवन को या आसपास की चीजों को देखेंगे तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। ठीक, तो मनोरंजन सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो करते थे, बिल्कुल करते थे। किस तरह से, संगीत के रूप में मनोरंजन करते थे, नृत्य करते थे, है ना, और खेल प्रतियोगिता होती थी। खेल प्रतियोगिता होगी तो मनोरंजन तो होगा ना। और पक्षियों को, जानवरों को लड़ाकर मनोरंजन करते थे, ये भी आप लिख सकते हैं। पक्षियों और
जानवरों को लड़ाना, साथ ही मछली पकड़ना, ये सब क्या है? उनके लिए मनोरंजन भी है और भोजन भी मिल जाएगा आदि। ठीक है, इन सभी के साक्ष्य मिले हैं। मैं फिर कह रही हूँ, अभी इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तब मैं आपको उदाहरण स्वरूप समझाऊंगी, आगे इनके स्थलों के बारे में चर्चा करूंगी, तो आपको यहाँ से सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो आप जान गए मनोरंजन किस रूप में है, मछली पकड़ना है। अगर वस्त्रों की बात की जाए तो वस्त्र कैसे होंगे? वस्त्र हमने क्या जाना था लास्ट में, नवपाषाण काल में वस्त्र पहनने लगे थे, है ना? तो सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र होंगे, बिल्कुल होंगे। कैसे? सूती और ऊनी, इनका प्रयोग क्या था? सर्वाधिक था। इन वस्त्रों का प्रयोग जो है सर्वाधिक था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे? सर्वाहारी थे। कैसे थे? सर्वाहारी है ये। सौंदर्य प्रसाधन सामग्री इस्तेमाल करते थे, आभूषणों का प्रयोग किया जाता था इस सभ्यता के लोगों के द्वारा, बिल्कुल किया जाता था। लिख सकते हैं आप, सौंदर्य प्रसाधन और आभूषण, इनका प्रयोग होता था। टिक लगा सकते हैं, हाँ, है ना? और एक अवस्था है जीवन की जब जीवन समाप्त हो जाता है ना? आज भी जिसका जन्म हुआ है उसका जीवन खत्म भी होना है, समाप्त भी होना है ना? तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस समय जीवन समाप्त होने पर, किसी मनुष्य का जीवन समाप्त होने पर क्या करते थे? कई पद्धतियां हैं जो आप भी जानते हैं, बहुत सारी नहीं है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। जिसे क्या कहेंगे? समाधान की पद्धतियां। जो शव होता है उसे किस तरह से उसकी आगे की प्रक्रिया होती थी। ठीक है, एक तो पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान क्या होता है? जमीन में पूरी तरह से दफनाना, है ना? पूर्ण समाधान। दूसरा, आंशिक समाधान। आंशिक समाधान क्या होता है? आज के समय में भी जो होता है, जिसमें आप देखेंगे जो पारसी लोग होते हैं वो लोग आज भी आंशिक समाधान करते हैं। क्या करते हैं? जो पार्थिव शरीर होता है जिसे आप लाश कहेंगे, उसे ले जाकर एक स्थल है उनका जिसे कहते हैं साइलेंस टावर। क्या कहते हैं? साइलेंस टावर। वहां पर ले जाकर छोड़ देते हैं। ठीक है, उनका ये मानना है कि मरने के बाद भी हम किसी के काम आ सके, इस आधार पर वो उस स्थल पर ले जाकर उसे रख देते हैं। ठीक है, पार्थिव शरीर को रख देते हैं और कुछ दिनों के बाद उसे लाकर फिर जला दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या हो गया? आंशिक समाधान हो गया, जो पारसी लोग आज की डेट में भी इसे करते हैं। और थर्ड है दाह संस्कार। दाह संस्कार तो आप सभी जानते हैं, क्या होता है? अग्नि को समर्पित करना, है ना? अग्नि के माध्यम से उसका संस्कार करना, दैट इज दाह संस्कार। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या ताबूत समाधान करते थे? लग रहा है आपको हाँ या नहीं? नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। लगने में क्या है कि ताबूत समाधान, यहाँ पर बस इतनी सी स्टोरी आपको याद रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। ठीक है, नवपाषाण काल से कहानी कनेक्ट करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता में आना कि व्यापार शुरू हो गया था। ठीक, व्यापार शुरू हो गया था, तो जो व्यापारी व्यापार करने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में आए होंगे, सोचो
किसी कारण से कोई उसमें से क्या हुआ, एक्सपायर हो गया, है ना। तो उसे यहाँ से वापस ले जाना बहुत मुश्किल रहा होगा उनके लिए, तो उन्होंने क्या किया होगा, अपने रीति रिवाजों के अनुसार उसे भारत में ही सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है जहाँ पर व्यापार करने के लिए वो आते थे, वहीं पर क्या किया होगा, उसे दफना दिया होगा, ठीक है, या उसके शरीर के साथ क्रियाएं संपन्न की होगी, ठीक है, उस पार्थिव शरीर के साथ। जैसे हमारे यहाँ दाह संस्कार है, आपने जाना सिंधु घाटी सभ्यता में, आंशिक समाधान है, पूर्ण समाधान है ना। तो वैसे ही आप लिख सकते हो अपवाद स्वरूप कि हाँ, ताबूत समाधान भी है। ताबूत मीन्स एक लकड़ी का बॉक्स बनाकर उसके अंदर शरीर को रखकर क्या करते हैं, जमीन में रख देते हैं और फिर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, ठीक है, गड्ढा करके। तो ये क्या है, ताबूत समाधान है। ये आप क्रिश्चियन लोगों में देखने को मिलता है। तो हाँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप इसका ध्यान रखेंगे। ताबूत समाधान भी है, देखने को मिलता है। तो ये छोटी सी स्टोरी आपको ध्यान रहेगी तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, ये चीज भी है सिंधु घाटी सभ्यता में, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। जो भी बात बताई जा रही है इन सभी साक्ष्य मिले हैं, इसलिए आपको ये बात बताई जा रही है, ठीक है, कुछ अलग से और अपने से नहीं बताया जा रहा है, जो भी है इनके साक्ष्य मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने के क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यदि हमें इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है कैसे चल रही है वो पता चल जाए तो फिर एक नगर कैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की जो संरचना है, जो पूरी व्यवस्था है वो स्पष्ट हो जाएगी, ठीक। तो जो अर्थव्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो कैसी थी, मिश्रित थी। कैसी थी, मिश्रित थी, मिक्स्ड। भारत की अर्थव्यवस्था आज की डेट में कैसी है, मिक्स्ड, ठीक है। उस समय भी कैसी थी, मिक्स्ड थी। किस तरह से मिक्स्ड थी, मिश्रित है अर्थव्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की, इस रूप में है कि कृषि होने लगा था, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के समय क्या करने लगे थे, कृषि करने लगे थे। तो कृषि प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त क्या करते थे अर्थव्यवस्था में, पशुपालन और व्यापार, ठीक है। इस आधार पर क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था जो थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इस समय व्यवस्था जरूर, जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मिश्रित है, लेकिन यहाँ पर भूमिका मुख्य किसकी है, कृषि की है। किसकी, कृषि की। कृषि केंद्रीय भूमिका में है। किस भूमिका में है, केंद्रीय भूमिका में कृषि है, ठीक है। बहुत सारी फसलें यहाँ पर जानकारी मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारी फसलों की जानकारी मिलती है। ये आप लिख सकते हो, कई फसलों की जानकारी मिलती है, जैसे जैसे गेहूं, है ना, जौ, ठीक है। और ये जो कई फसलों की जानकारी मिल रही है, आपको याद होगा गेहूं, अगर गेहूं की बात की जा रही है, किसकी, गेहूं की, वीट की, तो गेहूं का चक्र क्या है, चक्र से तात्पर्य क्या है, गेहूं कब बोया जाता है और कब जो है काटा जाता है। ये क्या हो गया, कब बोया जाता है, बोने से लेकर काटने तक का जो समय है ये गेहूं का क्या है, फसल चक्र है। क्या है, फसल चक्र है। तो जब मैं ये कह रही हूँ कि कई फसलों की जानकारी मिलती है जिसके अंतर्गत एक फसल मैंने बताया आपको, गेहूं, है ना। तो गेहूं अगर उगाया जा रहा है उस समय तो आपको पता चल जाएगा क्या, कि फसल चक्र के बारे में, यानी कि उस समय के लोग फसल चक्र के बारे में भी जानते थे, ठीक है, तभी तो उपजाएंगे, ठीक है। गेहूं क्या है, रबी फसल है। चावल क्या है, खरीफ फसल है। तो रबी फसल जो है मुख्य थी।
और गेहूं की खेती की जा रही है। गेहूं अनाज की, गेहूं फसल की खेती की जा रही है और खेती करने के लिए हल वगैरह भी चाहिए, है ना। तो इसके लिए साक्ष्य के तौर पर क्या मिला है? लकड़ी का हल। कहाँ से? बनावली से। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। लेकिन ये जो लकड़ी का हल है, साफ साफ स्पष्ट है, हल किसका है? लकड़ी का है, ठीक है। लकड़ी से बना हुआ हल है। खेती की जा रही है, फसल उगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंचाई भी होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। सिंचाई भी होगी। सिंचाई, आज भी फसल लगाई जाती है खेतों में, तो पहली बार में हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है। भारत की जो कृषि है वो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है, यानी वर्षा पर निर्भर है ना। तो जो भी सिंचाई उस समय के भी केस पर थी, प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर थी, ठीक है, स्रोतों पर निर्भर थी। क्या आर्टिफिशियल सिंचाई होती थी? कृत्रिम सिंचाई जिसे कहते हैं। कृत्रिम सिंचाई का कोई साक्ष्य मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कृत्रिम सिंचाई से क्या तात्पर्य है? जैसे नहर निर्माण करके जल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, यही होगा ना। तो नहर निर्माण, नहर निर्माण का कोई साक्ष्य मिल रहा है? कृत्रिम सिंचाई का के साक्ष्य क्या है? उपलब्ध है। या जलकुंड, जिसे आप कुआं कह सकते हो, है ना। एग्जैक्टली कुआं तो छोटा हो सकता है, जलकुंड बड़ा होगा, है ना। तो वो जलकुंड के प्रमाण मिलते हैं। जलकुंड भी क्या हो गया? आर्टिफिशियल हो गया। जलकुंड के प्रमाण मिलते हैं कहाँ? धौलावीरा, जो कि गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में, ठीक है। और जो जलकुंड है धौलावीरा में, इसकी विशेषता क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। धौलावीरा कहाँ स्थित है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। एक एक पॉइंट क्या है बेटा, क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप उसे आराम से पढ़िए। अगर किसी को लग रहा है कि बहुत स्लो मैम बता रही है, कोई बात नहीं, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे चल रहा है वैसे ही आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो जलकुंड जो धौलावीरा में साक्ष्य मिले हैं, जलकुंड के जो प्रमाण मिले हैं, जो कि कृत्रिम सिंचाई का क्या है? साक्ष्य है। इसकी दीवारों पर, जलकुंड की दीवारों पर चित्रकारी देखने को मिली है, चित्रकारी उकेरी गई है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं उस समय के लोग कितने, क्या कहूँ मैं, कितने अच्छे चित्रकार थे, कितनी अच्छी कारीगरी थी उनके पास, है ना, कि जलकुंड की दीवारों पर उन्होंने चित्रकारी की हुई है। साथ ही आप लिख सकते हैं नहर निर्माण के, कृत्रिम सिंचाई के अंतर्गत क्या आएगा? नहर निर्माण भी आएगा। इसके साक्ष्य भी मिले हैं। अब हम बात कर लेते हैं पशुपालन की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन भी करते थे। पशुओं को पालना कब शुरू किया था? पहला पालतू पशु मध्य पाषाण काल में कौन सा था? कुत्ता। याद आया? लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने। तो वहीं से आगे विकसित होते होते सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं को आप देखेंगे कि पशुपालन भी किया जाता था, जो कि अर्थव्यवस्था का भाग बन गया। पशुपालन के अंतर्गत एक सींग वाले पशु, या आप कह सकते हो कुबड़ बैल। एक सींगी पशु से बेहतर होगा कुबड़ वाले बैल, है ना। जिनसे खेती करना आसान था, फसल उगाना आसान था, ठीक है। बात करें
क्या गाय थी सिंधु घाटी सभ्यता में? तो गाय का अस्तित्व था, पर प्रमाण नहीं मिले हैं। अस्तित्व था से क्या मतलब है? अस्तित्व था से तात्पर्य है कि एक तो सबसे स्पष्ट है कि प्रमाण नहीं मिले, गाय का कोई भी प्रमाण नहीं मिला हुआ है, ठीक है। प्रमाण नहीं मिले हैं तो हम कह सकते हैं कि गाय का सिर्फ अस्तित्व था। इसका तात्पर्य ये है कि यदि बैल का जन्म हो रहा है, ठीक है, तो बैल बिना गाय के तो आएगा नहीं, है ना। इसलिए गाय तो रही होगी, समझ गए। इस आधार पे कह रहे हैं कि गाय का अस्तित्व था। बात करते हैं हम आगे व्यापार की, कि व्यापार कैसा था। व्यापार, सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो बहुत ही विकसित था। व्यापार विकसित अवस्था में था। व्यापार की बात की जा रही है तो व्यापार दो तरह से हो सकता है। कैसा? एक तो आंतरिक व्यापार, दूसरा बाह्य व्यापार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो दोनों व्यापार में संलग्न थे, दोनों व्यापार में से जुड़े थे, जुड़े हुए थे, है ना। आंतरिक भी और बाह्य भी, या बाह्य से तात्पर्य दूसरे देशों से व्यापार करते, दूसरी सभ्यताओं से व्यापार करते थे, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना। जो आंतरिक व्यापार है वो कैसे करते थे? आपने अभी बैल के बारे में जाना, तो बैल में अगर गाड़ी जोड़ दें तो उस समय क्या थी? बैलगाड़ी। तो आंतरिक जो व्यापार था वो बैलगाड़ी के माध्यम से करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। और इस बैलगाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चन्हुदड़ों से। इससे पहले भी आपने इसके बारे में सुना है कुछ, कि चन्हुदड़ो जो नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, वहां पर किलाबंदी नहीं है। इसलिए छोटी छोटी बातें याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। जो बाह्य व्यापार है वो कहाँ से करेंगे? भारत मेसोपोटामिया से सबसे अधिक करता था, या सिंधु घाटी सभ्यता, भारत नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ? मेसोपोटामिया से सबसे ज्यादा व्यापार करती है। मेसोपोटामिया से सर्वाधिक व्यापार करती है। इसका ये मतलब नहीं है कि अन्य के साथ नहीं करते हैं, अन्य हैं। कौन? जैसे चीन है, मिस्र है, इनके साथ भी व्यापार होता है, बस मेसोपोटामिया के साथ ज्यादा होता है ना। चीन है, मिस्र है, इनके साथ भी व्यापार होता है। आपने जाना मेसोपोटामिया से सर्वाधिक व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। इसके साक्ष्य मिले हैं। कैसे? मेसोपोटामिया से कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अभिलेख, ठीक है। कैसे अभिलेख? जो कि 3 क्षेत्रों की जानकारी देते हैं। 3 क्षेत्रों की जानकारी देते हैं। कौन से 3 क्षेत्र? दिलमुन, आज के समय में इसे क्या कहते हैं? बहरीन। तो अभिलेख में क्या लिखा होगा? दिलमुन, ठीक है। दूसरा मगन, आज के लिए क्या है? मकरान। और थर्ड है मेलुहा, आज के समय सिंध क्षेत्र, है ना, वर्तमान नाम आप कह सकते हो सिंध क्षेत्र। तो इन 3 क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त होती है। आपने देखा मेलुहा वहां पर लिखा हुआ है, वहां मेसोपोटामिया से जो अभिलेख प्राप्त हुए वहां पर मेलुहा शब्द लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है सिंध क्षेत्र, जिससे स्पष्ट होता है कि सिंध क्षेत्र का व्यापार कहाँ से होता था? मेसोपोटामिया से होता था।
ठीक है, क्लियर हो गया। उस समय जो व्यापार होता था वो उस व्यापार को करने में हमेशा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही क्या होता था, अधिक लाभ होता था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निर्यात अधिक करते थे। क्या निर्यात करते थे? निर्मित वस्तुएं और अनाज निर्यात करते थे। जब विदेशों से व्यापार किया जाएगा या बाहरी देशों से व्यापार करते हैं तो या तो आयात करते हैं या तो निर्यात करते हैं। आयात का मतलब क्या होता है? सामान को मंगाना अपने देश। निर्यात का मतलब अपने देश से सामान को भेजना, सामान या वस्तुएं जो भी है उन्हें भेजना। ठीक है, तो आयात करने के क्रम में कच्ची सामग्री दूसरे देशों से मंगाई जाती थी। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन है, मिस्र है, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो दूसरे जो ये देश हैं उनसे कच्ची सामग्री मंगवाते थे। जैसे टिन है, तांबा है, चांदी है, सोना है, ये सब चीजें मंगवाते थे। ठीक, और निर्यात क्या करते थे? निर्यात करते थे निर्मित वस्तुएं और अनाज। क्या निर्यात करते थे? निर्मित वस्तुएं और अनाज। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, उनका जो धार्मिक पक्ष है वो कैसा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो धार्मिक पक्ष है, धर्म है, उसको लेकर क्या चीजें निकल कर आती हैं, है ना? क्या विचारधारा है, कैसी चीजें हैं, उनके बारे में हमें क्या जानकारी है, कैसी चीजें नहीं, हमें उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, उनके साक्ष्यों से पता ये चल रहा है। क्या पता चल रहा है? मूर्ति पूजा के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से जो साक्ष्य मिले हैं उससे भी ये पता चलता है कि मूर्ति पूजा के प्रमाण मिले हैं, कि मूर्ति पूजा तो उस समय की जाती थी, मूर्ति पूजा के प्रमाण मिले हैं, लेकिन मंदिर या फिर आप कह सकते हो पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। टू बी वेरी क्लियर, मंदिर या फिर पूजा स्थल बहुत अच्छा है, यही शब्द उपयुक्त होगा। पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर थे, ऑप्शन में दे देंगे। ठीक है, मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं, मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं, ये ऑप्शन दे देंगे, फिर आपको एक एक करके सही करना होगा, उसमें से ऑप्शन पिक करना होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तो ऐसा नहीं, मूर्ति पूजा के प्रमाण मिले हैं लेकिन मंदिर या पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिले। यहीं पर आपको क्लियर कर दूं, जो मेसोपोटामिया है अभी आया था, हमने थोड़ी देर पहले ही जाना मेसोपोटामिया के बारे में। ये इराक का क्षेत्र है। सबसे पहले तो यदि मैंने आपको नहीं बताया अब तक, जान लीजिए ये इराक के आसपास का क्षेत्र है आज के समय में। तो मेसोपोटामिया में मूर्ति पूजा और मंदिर या फिर पूजा स्थल दोनों के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य है। ठीक है, तो आप ये बातें स्पष्ट तौर पर जान गए। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा तो करते थे क्योंकि उसके प्रमाण मिले हैं, पर पूजा स्थल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन यहीं पर हम देखेंगे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहां पर मूर्ति पूजा के भी प्रमाण मिले हैं और पूजा स्थल भी था। ठीक है, इन दोनों के ही साक्ष्य मिले हैं। अब हम इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो सामाजिक जीवन के अंतर्गत हमने जाना था कि सत्ता कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की मात्र सत्तात्मक थी। कैसी थी? मात्र सत्तात्मक थी। क्यों? किस आधार पर? सॉरी, मात्र सत्तात्मक। आधार क्या था हमारे पास कि मूर्तियां मिली हैं, है ना, मात्र देवी की मूर्तियां मिली हैं। तो यहाँ मात्र सत्तात्मक न लिखकर आप सीधे लिखिए मात्र देवी की मूर्तियां, जिससे कंफ्यूजन ना हो। मात्र देवी की पूजा करते थे। धर्म की बात की जा रही है तो मात्र देवी की व्यापक तौर पर पूजा की जाती थी, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं।
आप कह सकते हो लोकप्रिय, बहुत मात्र देवी बहुत ही लोकप्रिय थी, या लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका विश्वास इन पर बहुत अधिक था। ठीक है, बहुत अधिक था। इसके अलावा लोकप्रिय विश्वास, ठीक है, यह विश्वास अधिक था, दोनों लिख सकते हैं आप। सर्वाधिक मूर्तियां मिली, यहीं पर लिख लीजिए ताकि डाउट ना हो। ठीक, इसके अलावा किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? एक चिन्ह होता है, बताइएगा वो किसका चिन्ह है? समझ आया? क्या है ये? स्वास्तिक। किसके लिए बनाया जाता है? कोई तो भगवान होंगे ना जिनके लिए ये बनाया जाता होगा प्रतीक के तौर पर। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, किसी के नाम पर बनाया जाता होगा। कितने लोगों को लगता है कि गणेश जी के नाम पर बनाया जा रहा है? अच्छा सोच रहे हैं आप लोग, लेकिन उनके लिए नहीं है। किसके लिए है ये? सूर्य देव को समर्पित है स्वास्तिक चिन्ह, इसकी भी पूजा करते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त अग्नि की, आग की, है ना, पानी की, सांप की, और कम शब्दों में आप कह सकते हैं प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी? प्रकृति की। पशु पूजा करते थे, हाँ, पशु पूजा भी करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। एक तो कुबड़ वाला बैल ही है, कुबड़ वाला बैल जो सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है उत्खनन से, ठीक है, खुदाई से। और एक श्रृंगी पशु, वो क्या है? गैंडा, एक सींग वाला, है ना, इनकी पूजा होती थी। इसके अतिरिक्त बात करें, इस समय के लोग वृक्षों की भी पूजा करते थे। आज भी वृक्षों की पूजा करते हैं ना, जानते हैं आप लोग, जिन्हें पवित्र वृक्ष कहेंगे आप, जिनकी पूजा होती है, जैसे पीपल की पूजा उस समय भी होती थी, आज भी होती है कि नहीं होती है? नीम की पूजा, बबूल की पूजा, इन वृक्षों की भी पूजा करते थे। और अगर पक्षियों की बात करें तो एक पक्षी था, पक्षी पूजा, जिसका नाम है फाक्ता। इस पक्षी की भी पूजा करते थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का जो धार्मिक स्थिति है वो किन किन चीजों में विश्वास करते थे, धार्मिक स्थिति से तात्पर्य किन किन चीजों में उनका विश्वास था जिसको लेकर वो फिर पूजा पाठ उनके लिए करते थे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, कुछ बातें हैं जो याद। बात यदि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीति की करें, किसकी? राजनीति की, पॉलिटिकल स्थिति क्या थी, तो इस बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। राजनीति के बारे में या राजनीतिक स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उत्खनन से और जिस पर कुछ लिखा हुआ है, जो लिपि जिस भाषा में लिखी गई है, जिस लिपि का प्रयोग किया गया है, वो लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है। कोई उसे पढ़ ही नहीं पाया है, तो कैसे पता चलेगा कि वहां पर राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? जब पढ़ी ही नहीं गई तो कैसे पता चलेगा? इसलिए कोई स्पष्ट मत नहीं है, इसलिए स्पष्ट मत नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। ठीक है, लोकप्रिय मत, लेकिन फिर भी
क्या है, नोट करके लिख सकते हैं जो पूछा जाता है। लोकप्रिय मत है राजनीतिक स्थिति को लेकर। जो सिंधु घाटी सभ्यता को व्यापारी वर्ग द्वारा संचालित किया जाता था। संचालित करता था। ठीक है, ये तो हुई पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो कुछ हमें जानना चाहिए था वो सब कुछ हमने जान लिया है। हमने नगर निर्माण जान लिया, हमने आवास जान लिया, हमने जल निकास प्रणाली जान ली, हमने सड़क जान ली है ना, 10 मीटर चौड़ी सड़कें हैं, सड़क जान ली, हमने धर्म जान लिया, हमने व्यापार जान लिया, हमने पशुपालन जान लिया, हमने कृषि जान लिए। तो हमने सब कुछ लगभग जान लिया है। अब सब कुछ जब जान ही लिया है तो हमें ये भी पता चल जाना चाहिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी आखिर उसका पतन कैसे हुआ। ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो पतन भी जान लेते हैं, क्योंकि आज तो नहीं है ना वो सभ्यता। पतन के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त हो गई। कुछ लोग कहते हैं नदियां सूख गई, क्योंकि नदी के किनारे वो बसा हुआ था, है ना, सभ्यता विकसित हुई थी। कुछ लोगों ने कहा है कि नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया। ठीक है, वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि शायद कोई बड़ी बीमारी फैल गई थी, जैसे मलेरिया। तो ऐसी कई बातें हैं जो पतन का कारण बताई गई हैं। एक बात तो साफ है कि पतन का जो भी कारण रहा होगा, एक कारण के होने से पूरी व्यवस्था, पूरी सभ्यता नष्ट नहीं हुई होगी, है ना। धीरे धीरे करके वो समाप्त हुई होगी। तो जो सबसे मान्य पतन का कारण है ना, सबसे ज्यादा मान्य है, सर्वाधिक मान्य है, मैं आपको वो बता रही हूँ। पतन का सर्वाधिक मान्य कारण क्या है? पारिस्थितिकी असंतुलन। पारिस्थितिकी असंतुलन। आप कह सकते हैं इसके अंतर्गत बाढ़, नदी का सूखना, कुछ भी, ये सारी चीजें, नदियों का मार्ग परिवर्तन या फिर भूकंप के झटके, है ना, हलचल, ये सब आ जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा मान्य कारण है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का। कि क्यों हुआ था? तो पारिस्थितिकी असंतुलन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ था। क्या हुआ था? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। मत लिखिए, कंफ्यूजन करेंगे। ठीक है, और किसने कहा था ये कि पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण बताया था? उनका नाम लिख लीजिए। फेयर सर्विस और गुरदीप सिंह ने ये बात कही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण हुआ था। इसके अतिरिक्त अन्य कारण के अंतर्गत आप अन्य कारण नहीं, जो मैंने आपको बताए हैं अभी, वही लिख सकते हैं। पतन के कारण, है ना। सबसे मान्य जो है वो सबसे पहले लिख दिया मैंने। इसके बाद बाढ़ के कारण, नदियों का सूखना लिख सकते हैं। नदियों ने क्या किया? मार्ग परिवर्तन कर लिया, इसलिए हो सकता है। या फिर मलेरिया एक बड़ी बीमारी थी उस समय, रही होगी, है ना, दवा तो अभी बन रही है। तो इन सब कारणों से पतन हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़े। आपने अभी एक लिपि जानी राजनीति को पढ़ते समय, कि उस समय की जो लिपि थी, लिपि समझते हैं, भाषा अलग है और लिपि अलग है। जैसे आप हिंदी लिखते हैं ना, हिंदी एक भाषा है, लेकिन हिंदी लिखी किस लिपि में जाती है? स्क्रिप्ट, है ना, किस में लिखी जाती है वो आपको बताना है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। और अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश एक भाषा है, लेकिन वो रिटन फॉर्म में, स्क्रिप्ट फॉर्म में किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो है रोमन लिपि। कौन सी? रोमन लिपि।
तो वैसे ही यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, आपने अभी थोड़ी देर पहले जाना कि लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, तो जो लिपि है वो कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक है। कैसी है? चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक है। चित्रात्मक और भाव चित्रात्मक है। ठीक है, कुछ अक्षर हैं जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए गए हैं। कौन से? यू, आकार और फिश, मछली। ये बहुत प्रयोग हुए हैं। ठीक है, सबसे कई बार इन अक्षरों को यू आकार और मछली का प्रयोग किया गया है। एक लिपि है, इतना काफी है ना? यदि आप बात करें किसकी, क्या मूर्ति कला उस समय थी, तो आपने जाना धातु की मूर्ति आपको मिल जाएगी, क्योंकि तांबे ताम्र पाषाणिक सभ्यता इसे कहते हैं, है ना? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो तांबा भी था और पाषाण भी है, तो धातु भी मिल जाएगा, धातु की कोई ना कोई मूर्ति मिली होगी। पत्थर की भी मिल जाएगी क्योंकि ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, और मिट्टी की भी मिली होगी। ठीक है, जैसे बैलगाड़ी खिलौने के तौर पर भी और व्यापार के लिए भी होता था, तो उसका सूक्ष्म रूप बनाकर बच्चे खेलते होंगे। तो इस तरह से मूर्तिकला भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आपको जानने को मिलेगी। तो धातु मूर्तिकला की बात की जाए तो धातु की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके स्थलों के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे, तब आपको और अच्छे से अभी जो कुछ भी बताया है आज की क्लास में वो सब याद रखना, ताकि जब स्थलों की चर्चा की जाए तो वो आपको याद आ जाए। ठीक है, इसलिए उसे याद रखना। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथियों को आगे फॉरवर्ड करें, है ना? शेयर करना है। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।